आपका 12 लाख का बजट था लेकिन आप लेकर आए 18 लाख की गाड़ी। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि हर दूसरे इंडियन कार बायर्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के अंदर 85% कार बायर्स प्रीमियम मॉडल्स लेने की इच्छा रखते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो छोटी गाड़ी का प्लान करते हैं लेकिन बड़ी गाड़ी लेने पहुंच जाते हैं। बड़ी गाड़ी भी आपको आपके बजट में मिल सकती है, लेकिन एम्बिएंट लाइटिंग, 10 स्पीकर्स और 6x6 की सनरूफ लेने की जो इच्छा होती है ना, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ता है। लेकिन इस लोन की जो बड़ी हुई EMI होती है वो आपके घर का बजट हर महीने बिगाड़ती है और इन फालतू के फीचर्स की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं होने देती हैं। अब आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आज 2026 में मिलने वाली 10 ऐसी SUVs के वेरिएंट्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका प्राइस 15 लाख या फिर उससे कम है, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो सारे नो नॉनसेंस फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके ओनरशिप एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देंगे। अब ऐसे लगभग 13 नो नॉनसेंस फीचर्स हैं जो आपकी गाड़ी में आज की डेट के अंदर होने ही होने चाहिए। इन 13 नो नॉनसेंस फीचर्स के अंदर रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, TPMS, क्रूज कंट्रोल, ऑटो IRVM, ऑटो फोल्ड मिरर और फॉग लाइट जैसे कई फीचर्स आते हैं। लगभग 13 हैं, आप जहाँ पे देख सकते हो। अब वैसे नो नॉनसेंस ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स में मेरे हिसाब से 6 एयरबैग्स, ESC, EBD, सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह भी आने चाहिए, लेकिन अब ये फीचर स्टैंडर्ड हो चुके हैं, ये हर गाड़ी के अंदर आते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इस लिस्ट के अंदर उन्हें मेंशन करने की जरूरत है। तो इसीलिए 13 काम के फीचर्स है जिसके ऊपर मैं हर एक गाड़ी को स्कोर दूंगा, मतलब जिसमें जितने कम होंगे उसके उतने स्कोर काट लूंगा, लेकिन मैं इनके बिहाफ पर हर एक गाड़ी को रैंक नहीं करूंगा। मैं नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक हर एक गाड़ी को रैंक करने वाला हूँ। जो सबसे अच्छी मेरे लिए है वो सबसे नंबर 1 पर होगी और जिसको मैं सबसे कम फेवर करता हूँ वो नंबर 10 पर होगी। और उसका रीज़न सिर्फ फीचर्स ही नहीं है बल्कि वैल्यू फॉर मनी, उसका इंजन, वो ओवरऑल गाड़ी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। गाड़ी को चलाने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस आता है उस पर भी करता है। तो नंबर 10 पर और सबसे लास्ट पे मैंने रखा है Hyundai की वेन्यू को, और मेरे हिसाब से इसका जो HX6 वेरिएंट है जिसके अंदर 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारी लिस्ट के 13 में से 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। मैंने इस गाड़ी को इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, इस गाड़ी की जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अपने कॉम्पिटिशन की बाकी गाड़ियों के मुकाबले ये थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस भी फील होती है, ऊंची दिखती है और अंदर से स्पेस ज़्यादा है, मेरा मतलब ये है। लेकिन इस गाड़ी को सबसे लास्ट में रखने के मेरे पास 2 रीजंस हैं। पहला तो है बेसिक फीचर्स की कमी। यार ये एक B2 सेगमेंट गाड़ी है और उसके बावजूद भी इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 12.5 लाख रुपए निकल कर आता है। Honda Amaze जो है ना, उसका टॉप वेरिएंट आया था इस प्राइस पर, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, जबकि Honda Amaze पूरी की पूरी लोडेड कार है। इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, जबकि Amaze के अंदर आपको ADAS भी मिल जाता है। और इस गाड़ी के जो रेयर में सीट्स हैं उसके अंदर आप 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो छोड़ दो, इसमें सिर्फ 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि फिक्स्ड हैं और कोई खासे काम के दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी को सबसे पीछे रखने का मेरा दूसरा रीजन है ओवर प्राइस वेरिएंट प्लेसमेंट। अगर आप इस गाड़ी के अगले वेरिएंट में जाते हो जो कि HX8 है, तो आपको वो फीचर्स भी मिल जाएंगे जो कि HX6 के अंदर नहीं मिलते हैं और आपको एक 1 लीटर का टर्बो इंजन भी मिलेगा, लेकिन उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 13,85,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यार जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है ना, उस सेगमेंट में मुझे ये प्राइस जस्टिफाइबल नहीं लगता है, क्योंकि स्कोडा काइलैक भी इससे काफी कम प्राइस पर 1 लीटर के टर्बो इंजन के साथ मिल जाती है। मेरे हिसाब से Hyundai को सीरियसली अपनी वेरिएंट स्ट्रेटेजी को सुधारने की जरूरत है और ये क्रेटा के अंदर तो और भी ज्यादा दिखाई देता है। हाँ, 9th पे मैंने क्रेटा को रखा है और इसके EXO वेरिएंट को रखा है। क्रेटा के इस वेरिएंट में ना रेयर डिफॉगर नहीं आता, वाइपर नहीं आता, क्रूज कंट्रोल नहीं आता, रेयर सीट में हेडरेस्ट नहीं आते, ऑटो फोल्ड मिरर नहीं मिलता। लिटरली 13 इंपॉर्टेंट फीचर्स में से 7 आते ही नहीं है, और वो भी तब जब इस गाड़ी का प्राइस 15,34,000 रुपए है। आप मानोगे इस गाड़ी में इस पूरी लिस्ट के सबसे कम फीचर्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये गाड़ी 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव कार है पूरी लिस्ट के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि Hyundai ने इस वेरिएंट के अंदर पैनोरामिक सनरूफ देने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को काट दिया है। आप वीडियो में आगे आने वाली गाड़ियों की फीचर लिस्ट और प्राइस को मैच करोगे ना, तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे और सोचोगे कि भाई ये गाड़ी इतनी ज्यादा बिकती क्यों है, और मुझसे पूछोगे कि मैंने इस गाड़ी को इस लिस्ट के अंदर क्यों रखा है। वेल, मेरा तो सिंपल सा रीजन है और वो सॉलिड भी है। इस गाड़ी का जो इंजन है ना, जो NA इंजन इस गाड़ी के अंदर मिलता है वो अच्छा खासा पावरफुल है, और आज के डेट में जब E20 की वजह से टर्बो इंजन के अंदर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वहाँ पर NA इंजन मिले जिसका मिड रेंज भी ठीक ठाक फील होता हो, उससे अच्छा क्या हो सकता है। ये इंजन रिलायबल भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर आपको ठीक ठाक बैलेंस वाले सस्पेंशन मिलते हैं। Hyundai का जो सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि Hyundai क्रेटा का नाम इतना बड़ा है कि जब आप इस गाड़ी को दोबारा बेचने जाते हो तो ये गाड़ी अपनी वैल्यू अच्छी तरीके से होल्ड करती है। तो ये मेरा रीजन है कि इस गाड़ी को मैंने इस लिस्ट के अंदर रखा है, लेकिन पीछे क्यों रखा है वो रीजन आप जान चुके हो। देखो, मैं कुछ कम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को ऑफर करने वाली कार्स को इस लिस्ट में इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि उनके जो इंजन है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। आप कुछ फीचर्स को आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो या फिर उनको बदल सकते हो, लेकिन एक कमजोर इंजन गाड़ी लेने के बाद कभी भी बदला नहीं जा सकता है और अनसर्टेनिटी गाड़ी को लेकर हमेशा बनी रहती है। और उसी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी कई सारी अनसर्टेनिटी से गुजरते हैं वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से। अब बेशक आप अपनी कार के इंजन को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके सारे क्राइटेरियाज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और 1 से 3 साल की रिक्वायरमेंट्स के लिए बॉन्ड्स जो कि आपको 9 से 12% का फिक्स रिटर्न देते हैं, वो एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं जिसमें US इन्वेस्टर सालों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं।
लेकिन आज भी सिर्फ 10% इंडियंस को इसके बारे में पता है। मैं यहाँ पर बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए एक ऐसा एसेट क्लास बन सकता है जिसमें आप 9 से 12% का फिक्स रिटर्न अर्न कर सकते हो। समय के साथ साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और डिजिटल बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पॉसिबल बनाया है। Vint12 भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। देखो, बॉन्ड्स कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। जब गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो बैंक से लोन लेने की जगह पब्लिक से पैसा लेते हैं, इसके बदले वो आपको बॉन्ड देते हैं। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो, जिसमें आपके पास 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। डाउनलोड Vint12 टुडे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। 8th पे मैंने रखा है महिंद्रा की 3X और एवेक्स ए को। हमारी लिस्ट के 13 में से 12 फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, वो भी 13 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस पर। इस गाड़ी को आप चाहे बाहर से देख लो या फिर आप अंदर से देख लो, आपको ऑलमोस्ट हर तरफ से टॉप वेरिएंट वाली फील आएगी। बाहर से अच्छे दिखने वाले अलॉयज भी मिलते हैं, LEDs लाइट मिलती हैं, अंदर डुअल टोन इंटीरियर मिलता है और जो सॉफ्ट टच का यूज है वो थ्रू आउट कैबिन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस लिस्ट में रखने का एक बहुत बड़ा रीजन इसका टर्बो 1.2 लीटर का GDI इंजन भी है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी 130 bhp की पावर बनाता है और सिर्फ 1500 RPM से 230 Nm का टॉर्क भी निकाल के देता है, जो कि लगभग डीजल जैसा फील होता है। बहुत ही अच्छी गाड़ी मुझे लगती है जो स्पेशली 14 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, जिन्हें एक बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है लेकिन वो अपनी गाड़ी से पावर अंधाधुंध चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन जिन्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए लेकिन वो पावर से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से सिएरा काफी अच्छी रहेगी। यहाँ मैं सिएरा के प्योर वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें 13 में से 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिलते हैं। इस गाड़ी के इस वेरिएंट में रेयर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो हैं लेकिन सिर्फ 2 हैं। इसके अलावा रेयर डिफॉगर और वाइपर जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पे ये मिस आउट करती है। तो कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मेरे को मिस आउट लगते हैं, स्पेशली तब जब इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो 15 लाख रुपए के आसपास है। आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो और प्योर प्लस की तरफ जा सकते हो, लेकिन उस गाड़ी का जो प्राइस है वो 16,80,000 रुपये है ऑन रोड दिल्ली, और मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी आपको 1.5 NA इंजन ही मिलता है और वहीं पर थोड़ी सी दिक्कत है। देखो, सिएरा को इस लिस्ट में रखने का एक सबसे बड़ा रीज़न मेरे पास स्पेस था और इंटीरियर अपील थी। अंदर बैठ के आपको डेफिनेटली लगेगा कि आप इस सेगमेंट से ऊपर की गाड़ी में बैठे हो, और स्पेस के मामले में भी ऐसा ही लगेगा कि आप इस सेगमेंट से काफ़ी बड़ी गाड़ी में बैठे हो। स्पेशली जो इसकी छत है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, इसकी वजह से ये अपने सेगमेंट से काफ़ी बड़ी लगती है। इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो स्ट्रेट बैक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा निकल कर आता है। तो मेजरली स्पेस की वजह से मैंने इस गाड़ी को इस लिस्ट के अंदर रखा है, लेकिन इतना पीछे इसलिए रखा है क्योंकि जो इसका NA इंजन है वो पूरे सेगमेंट के अंदर पावर के मामले में सबसे ज़्यादा पीछे है। इसका जो 1.5 पेट्रोल NA इंजन आता है वो एटकिंसन साइकिल पे चलता है और सिर्फ 105 bhp की पावर बनाता है। देखो, 105 bhp बाकी गाड़ियों के अंदर ठीक ठाक फील हो सकती है, लेकिन सिएरा काफ़ी ज़्यादा भारी कार है और इसीलिए ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन के अंदर ये अंडर पावर्ड सी ही फील होती है। लेकिन अगर आप आराम से चलाने वालों में से हो और हाईवे पर भी आप ज़्यादा रश नहीं करते हो तो आप सिएरा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको हाईवे पर ज़्यादा चलानी है और तेज़ भी चलानी है तो आप होंडा की एलिवेट ले सकते हो, जिसका V वेरिएंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि होंडा एलिवेट में मिलने वाला 1.5 लीटर VTEC इंजन मोस्ट पावरफुल और मोस्ट स्पोर्टी फील वाला NA इंजन है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर आप खरीद सकते हो। ये गाड़ी लिटरली 11 सेकंड में 0 से 100 पहुंच जाती है, जो कि टर्बो इंजन से सिर्फ 2 सेकंड पीछे है और कई सारे NA इंजन से 3 से 4 सेकंड ज़्यादा तेज है। माइलेज भी ठीक ठाक देता है अगर आप हल्के पंजे से चलाओ तो, लेकिन एलिवेट से मुझे कुछ शिकायतें भी हैं, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हैं इस वेरिएंट से पर्टिकुलरली। इस गाड़ी में ना हमारी लिस्ट के सिर्फ 13 में से 7 फीचर्स मिलते हैं। बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको स्टील व्हील्स देखने को मिलेंगे, जिसके चलते इस गाड़ी के अंदर निचले मॉडल वाली फील बरकरार रहती है। हाँ, LEDs आती हैं लेकिन वो स्टील व्हील्स की वजह से वो फील नहीं आ पाती जो प्रीमियमनेस वाली आती है। कार का इंटीरियर सॉलिड है, लेदर रेट आपको कई जगह पर दिखाई देगी, लेकिन क्रूज कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर भी आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। वैसे ये वाला जो वेरिएंट है वो 14,15,000 रुपये का ही है, जो बाकी मैं कुछ गाड़ियों में बताने वाला हूँ 15 लाख के आसपास ही है। तो 1 लाख का फ़र्क है इसके अंदर, और इसीलिए मैं चाहता तो आपको इसका अगला वेरिएंट बता सकता था, लेकिन जो इसका अगला वेरिएंट है यानी कि VX, उसका जो प्राइस है वो सीधा 16,90,000 रुपये में जंप कर जाता है, यानी कि 2 लाख रुपये का फ़र्क है लिटरली यहाँ पर। और उसके बावजूद भी VX वाले वेरिएंट के अंदर भी आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। तो यार मुझे लगता है होंडा को सीरियसली अपनी वेरिएंट स्ट्रेटेजी पे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे काम के फीचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर मिलते हैं। टोयोटा की हाई राइडर के S वेरिएंट को मैंने एलिवेट के ठीक ऊपर रखा है। इसमें हमारी इंपॉर्टेंट फीचर की लिस्ट के 13 में से 9 फीचर्स मिल जाते हैं। गाड़ी बाहर से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, लेकिन अगेन इसके अंदर भी अलॉय व्हील आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इवन दो इस गाड़ी का प्राइस 14.8 लाख रुपीस पड़ता है ऑन रोड दिल्ली। गाड़ी देखो बाहर से फिर भी प्रीमियम लगती है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाते हो तो आपको हर जगह हार्ड प्लास्टिक्स ही देखने को मिलती है। बटन्स की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं फील होती है, इतनी कंपटीशन के अंदर लगती है। स्क्रीन का साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा लगता है, और हाई राइडर के इस वेरिएंट में मिलने वाला जो 1.5 NA इंजन है उसकी पावर भी कोई खासी अच्छी नहीं है कंपटीशन के मुकाबले। इसका जो मिड रेंज है वहीं पर गाड़ी एग्जॉस्ट हो जाती है, और जो इस गाड़ी के सस्पेंशन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो हमारे जो हाईवेज की 120 की स्पीड है, जहाँ पर बीच बीच में एक्सपेंशन जॉइंट की वजह से गाड़ियाँ उछलती हैं, वहाँ पर ये गाड़ी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे
पाएगी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। 15 लाख के ऊपर मैं इसको लेके नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसके ऊपर आपको और भी अच्छी गाड़ियाँ मिल सकती हैं। स्कोडा कुशाक का क्लासिक प्लस वेरिएंट बिल्कुल बेस वेरिएंट है, लेकिन फिर भी हमारी लिस्ट के 11 फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, बस ऑटो फोल्ड मिरर और TPMS नहीं मिलता है। इस गाड़ी को आप बाहर से देख के ये नहीं बोल सकते कि ये गाड़ी बिल्कुल बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट तो छोड़ दो, बाकी गाड़ियों के अंदर ऐसे मिड वेरिएंट भी देखने को नहीं मिलेंगे आपको। इस गाड़ी के रेयर में सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। इस गाड़ी के बिल्कुल बेस वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। स्कोडा ने वैसे अलग अलग वेरिएंट्स के लिए अलग अलग अलॉय व्हील्स बनाए हैं। ज़्यादा ऊपर जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे दिखने वाले अलॉय व्हील्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बेस वेरिएंट से एटलीस्ट अलॉय दे रहे हैं ये लोग, बस डिजाइन का ही फर्क है। आगे भी अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाली हेडलाइट ही मिलती है। तो बाहर से ये गाड़ी बिल्कुल टॉप मॉडल वाली वाइब देती है, लेकिन जैसे ही अंदर बैठोगे आपके विचार थोड़े से बदल जाएंगे। आपको हर जगह हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेंगी और बिल्कुल ब्लैक प्लास्टिक है, बिल्कुल कोई भी डुअल टोन फिनिश वगैरह इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। हाँ, प्लास्टिक की क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही लगी मुझे जैसे कि टॉप वेरिएंट के अंदर होती है, क्योंकि टॉप और बेस हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही देते हैं स्कोडा वाले। इसके अलावा जो इन्होंने सेंटर में स्क्रीन दी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है और आपको डिजिटल MID भी देखने को नहीं मिलती है। जिन लोगों को पसंद है वो शायद निराश होंगे। मैं वैसे इस पूरी लिस्ट के अंदर बिल्कुल बेस वेरिएंट किसी भी गाड़ी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्कोडा कुशाक का मैंने मजबूरी में करा है, क्योंकि बेस वेरिएंट के बाद जैसे ही आप अगले वेरिएंट पे जाते हो उसका प्राइस सीधा 16,80,000 रुपये पहुंच जाता है, और बिल्कुल बेस वेरिएंट के लिए आप 12,37,000 रुपये दे रहे हो। मतलब एक मैसिव 3.5-4 लाख रुपए का डिफरेंस है बेस और सेकंड बेस वेरिएंट के प्राइस में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बिल्कुल बेस वेरिएंट के अंदर भी स्कोडा का दमदार TSI इंजन मिलता है, और वो एक ऐसा इंजन है जो NA तो छोड़ो कई टर्बो इंजन से भी ज्यादा लाइव फील होता है। लेकिन E20 मैंडेट होने के बाद से स्कोडा VW के 1 लीटर TSI इंजन के इंजेक्टर्स में कई लोग प्रॉब्लम्स रिपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ हमें लग्जरी GDI इंजन वाली गाड़ियों के साथ भी देखने को मिलता है, जैसे कि लैंड रोवर, BMW, मर्सिडीज वगैरह के साथ। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप GDI टर्बो इंजन वाली गाड़ियां ले रहे हो तो थोड़ा ट्रस्टवर्दी पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाओ। विक्टोरिया ZXi अकेली ऐसी कार है इस लिस्ट के अंदर जिसमें 13 में से 13 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिलते हैं, वो भी 15,40,000 के ऑन रोड प्राइस पर। और सिर्फ यही नहीं, इसके एक्सटीरियर्स हो या फिर इंटीरियर्स आपको हर जगह से टॉप मॉडल वाली फील ही आएगी। सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा आपको इंटीरियर्स में, डुअल टोन कलर अच्छा लगता है इसका, साथ ही साथ आपको फुली डिजिटल MID भी देखने को मिलती है, और इस गाड़ी के CNG वेरिएंट्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है। बस इंजन परफॉर्मेंस के मामले में कहीं ना कहीं मात खाती है। मारुति को मेरे हिसाब से इसके इंजन पे काम करना चाहिए, थोड़ा मिड रेंज को बेटर करना चाहिए इसके। वैसे लिस्ट की जो अगली गाड़ी है यानी कि सेकंड नंबर पर आने वाली गाड़ी है, उसके मिड रेंज में आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी, क्योंकि वो है सेल्टॉस। सेल्टॉस का STK वेरिएंट को मैंने सेकंड नंबर पर रखा है, जिसका प्राइस 15,72,000 रुपए है, जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा है। लेकिन मेरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की लिस्ट के 13 में से 11 फीचर्स ये आपको ऑफर कर देती है। सिर्फ ऑटो IRVM और फॉग लाइट नहीं मिलती है, और फॉग लाइट तो आप डीलर से भी लगवा सकते हो। अगर आप इस गाड़ी को बाहर से देखोगे या फिर अंदर से भी देखोगे ना, तो आपको ये जेन्युइनली एक महंगी कार लगेगी। इस गाड़ी की पावर डिसेंट है NA इंजन होने के बावजूद भी, और इस गाड़ी की माइलेज भी ठीक ठाक निकल कर आती है अगर आप हल्के पंजे से चलाते हो तो। मुझे इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वन ऑफ द बेस्ट है वो मेरे हिसाब से, इवन इस वेरिएंट के अंदर भी। और शायद से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स भी आपको इसी गाड़ी के अंदर मिलती है रिगार्डलेस ऑफ वेरिएंट। राइड थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन ग्रैंड विटारा जितनी सॉफ्ट नहीं है। और किया की सेल्टोस को लेकर मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छी बात ये लगती है कि Hyundai ग्रुप की होने के बावजूद भी क्रेटा में और इसमें आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप क्रेटा के इस वेरिएंट को देखोगे और सेल्टोस के इस वेरिएंट को देखोगे जो मैंने इस लिस्ट के अंदर रखे हैं, तो इन दोनों ही वेरिएंट्स का जो प्राइस का फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्रेटा के मुकाबले सेल्टोस के अंदर काम के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, और इसीलिए सेल्टोस को मैं काफी ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता हूँ और आपको भी करना चाहूंगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं उस गाड़ी पर जो कि नंबर 1 पर आई है, जो कि है रेनो की डस्टर। वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि दो पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ। इसका जो एवोल्यूशन वेरिएंट है ना, उसके 1 लीटर टर्बो वेरिएंट का प्राइस है 13,66,000 रुपए ऑन रोड, और इसका जो 1.3 लीटर टर्बो इंजन है वो भी आपको इस वेरिएंट में 15,23,000 रुपए में मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर 13 इंपॉर्टेंट फीचर्स में से 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको। अब फीचर्स तो काफी मिल रहे हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है ना वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इस वेरिएंट के अंदर भी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है ना, वो आपको टॉप वेरिएंट टाइप की ही दिखाई देगी। और भाई साहब, इस गाड़ी के अंदर ऑल फॉर वन टच अप डाउन वाली पावर विंडोज मिलती हैं। यार ये वो चीज़ है जो आपको टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलती है इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर, लेकिन इसके लिटरली सेकंड थर्ड बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको मिलती है। भाई इस प्राइस पॉइंट पर भी आपको हुड खोलने के लिए गैस स्ट्रट्स मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। आप इस प्राइस को देखो और फिर इसके 1.3 टर्बो इंजन की पावर को देखो जो कि 160 bhp की है। आपको पता है ब्रांड्स अपने 1.5 लीटर वाले टर्बो इंजन के वेरिएंट्स को कितना ज्यादा महंगा रखते हैं। लिटरली आपको 18, 19, 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर आप सिएरा, सेल्टोस, क्रेटा या फिर कुशाक जैसी गाड़ियों के 1.5 लीटर टर्बो GDI इंजन लेने जाते हो तो। और यहाँ पर आपको ये सिर्फ 15 लाख में मिल जाता है, और ये बहुत ही तगड़ा इंजन है। मैं चला चुका हूँ इसको। मेरे हिसाब से ये इंजन काफी कम प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस प्राइस पे भी जाना नहीं चाहते हो तो आप इसका 13.5 लाख में मिलने वाला 1 लीटर इंजन भी ले सकते हो। और भाई ये इंजन भी कोई मजाक नहीं है, मैं इस इंजन को चला चुका हूँ। लगभग 100 हॉर्स पावर के आसपास इसके अंदर मिलती है, थोड़ी सी ज्यादा है उससे, लेकिन उसके बावजूद भी ये यार बहुत ज्यादा फास्ट फील होता है। इसका कॉम्पिटिशन ना इस सेगमेंट के 1.5 NA इंजन के साथ है।
और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इसका मिड रेंज किसी भी एनए इंजन से ज़्यादा अच्छा है। आपको वो 2-2,500 आरपीएम के बाद एक अच्छी खासी किक फील होती है टर्बो स्पूल अप होने की वजह से। मेरे हिसाब से जो मैं फील कर पा रहा हूँ, शायद से एलिवेट में आने वाले वीटेक के बाद ये सेकंड फास्टेस्ट इंजन हो सकता है। और अगर चलाने के मज़े की बात करूँ, स्पेशली हाईवे पे जब मैं चला रहा था इस गाड़ी को, तो उतना मज़ा तो आपको किसी भी एनए इंजन के अंदर शायद नहीं मिलेगा। और ये एक MPFI टर्बो इंजन भी है, यानी कि टर्बो है लेकिन इंजेक्शन सिस्टम MPFI वाला है, तो आपको इथेनॉल ब्लेंड्स की या फिर उनके बढ़ने की भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं डस्टर के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। मैं उसके अंदर 1 और 1.3 लीटर दोनों इंजन को क्लब करूँगा और फिर एक बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस आपको दूंगा। उस वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना, ठीक है? तब तक ये जान लो कि ये वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी और डिसेंट इनफ क्वालिटी वाली गाड़ी है। और ये हमारी पूरी लिस्ट है उन SUVs की जिनके अंदर नो नॉनसेंस फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं और फालतू के फीचर्स कम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी छोड़ दीजिए। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.